CAPFAC 2023 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 11 देखेंगे। सो डे 11 के आज 25 क्वेश्चन पेपर 1 में और जो 2 ऐसे टॉपिक पेपर 2 में। वन मोर थिंग, कल जो डे 10 था उसमें ये एक क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन नंबर 18, डे 10 का क्वेश्चन नंबर 18 था, उसमें से एक मिस्टेक हो गया था कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक्चुअली राइबोसोम, वो मैंने गलती से बता दिया था, राइबोसोम में जो है वो न्यूक्लियस जो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, सो इसका आंसर आप करेक्ट करके डी कर लोगे, वो मैंने जो आपको ए बता दिया था, तो ये करेक्शन है। ये मैंने ऑलरेडी उसमें से कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दिया था और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया था, बट स्टिल ओके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में एक प्राइमरी ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ये होता है जब फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी यदि आपका रजिस्टर होना होता है, जैसे आईपीओ जिसको बोलते हैं, इनिशियल प्राइसिंग ऑफर। आईपीओ जब लॉन्च होता है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। वंस वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसको फिर सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब प्रीफर्ड स्टॉक्स, प्रीफर्ड स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं एक तरह से कि कुछ स्पेसिफिक केस में इशू किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पहले ही प्राइमरी मार्केट में रजिस्टर्ड है और उसके बाद फिर आप प्रीफर्ड कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप स्टॉक इशू करते हो, तो ये तो सेकेंडरी में हो जाएगा। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स एक तरह से क्या है, लोन है। यानी कि जनरली क्या है कि कंपनी जो भी है रजिस्टर है वो अपने बॉन्ड इशू कर सकती है, तो ये भी आपका बॉन्ड जो है वो जनरेट नहीं इशू हो रहा है, तो वो भी सेकेंडरी में आपका आता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी कुछ ना कुछ वो जेनेसिस नहीं हो रहा है, वो आपका लॉन्च हो रहा है, वो फर्स्ट टाइम जेनेसिस नहीं है। और डिवेंचर भी एक तरह से आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ लोन जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑल 1 2 3 4 जो हैं वो आपके सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसका मतलब है कि जो आपके गवर्नमेंट होंगे वो पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी जिनका लोअर हाउसेस में, लोअर हाउस में जो है उनका मेजोरिटी रहेगा। नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा सही आपका है, फीचर कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यस, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द प्रेसिडेंट, नो, ये पार्लियामेंट और या कह सकते हो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सेकंड आपका गलत हो गया, फर्स्ट सही है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये सही है। तो सॉरी, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। सो आइदर वो लोकसभा के मेंबर हों या राज्यसभा के मेंबर हों, और यदि किसी भी हाउस के मेंबर ना हो तो उनको विद इन 6 मंथ में होना होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड लीड टू द कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आपका सिटीजनशिप है वो किस किस तरीके से हो सकता है। एक सिटीजनशिप जो है वो बाय बर्थ होता है कि हम इंडिया में, हमारे फादर मदर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और हमारा बर्थ इंडिया में हुआ, तो हम बाय बर्थ जो है वो सिटीजन है। अब कोई भी मान लिया बाय बर्थ नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकते हैं या नेचुरलाइजेशन के थ्रू। तो फर्स्ट इसमें कह रहा, इफ द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बाय फ्रॉड। तो अब यदि आप या इधर रजिस्ट्रेशन से हुए हैं और नेचुरलाइजेशन, लेकिन उसमें फ्रॉड आप किए हैं, तो आपका टर्मिनेशन जो है वो कंपलसरी टर्मिनेशन किया जा सकता, किया जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। तो मतलब आप उसमें से डिफेंड करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका वो किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड है, if the citizen has within 5 years after registration or naturalization been imprisonment in any country for 2 होना चाहिए TW 2 years or more, तो यस ये तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the citizen has been ordinarily resident out of India for 3 years or continuously, no, तो इस केस ये केस में नहीं होगा। तो 1 और 2 आपका होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंपल्सरली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करा कि कौन से ऐसे जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत जो है धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो फर्स्ट इसमें है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी कि पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा यानी राज्य के द्वारा संचालित संस्था है, तो यहाँ पर किया जाता है। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट स्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। तो ट्रस्ट और इंडोमेंट फंड के द्वारा यानी किसी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, तो वहां आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते हो। एडमिनिस्टर का मतलब प्रशासित, उनके गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो ये स्टेब्लिश हुआ है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ आप बैन नहीं कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन से रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, लेकिन एड देखो ये फुल रूप से यहाँ फुली मेंटेन्ड है, लेकिन ये एड मिल रहा है, एड कितने मिल रहे हैं ये हम नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत एड आप दे रहे हो तो आप उसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, तो उसमें वन ओनली स्ट्रिक्टली होगा, तो ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो नागरा स्टाइल या नगर स्टाइल जो शैली है, वो देखो जो मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर में नगर, नागर, द्रविड़ और बेशर, तो द्रविडियन साउथ इंडिया, नगरा जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया, और जो बेशर है वो मिक्स है, और फिर उसके बाद अहोम वगैरह भी जो आपका डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा चेंजेज होते हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आसाम वगैरह में, लेकिन हम मेनली नागरा स्टाइल यहाँ देखते हैं। तो द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, यानी जो गर्भगृह है यानी कि जो मेन डीटी जहाँ होते हैं, मेन डीटी जो है जहाँ मुख्य जो देवता है वहां, तो वो जो टॉलेस्ट टावर है उसमें, यानी कि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग देखोगे कि कई आपके टेम्पल वाले स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये फर्स्ट रही है। इट डज नॉट यूजुअली हैव इलॉबोरेट बाउंड्री वॉल और गेटवे। जो गेटवे है वो साउथ इंडिया के द्रविडियन के मेन कल्चर है, नॉर्थ इंडिया वाले जो गेटवे होते हैं वो छोटे होते हैं और वो उस ढंग से चारों तरफ प्रॉपर बाउंड्री वॉल भी नहीं होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आपका। जो साउथ इंडिया में गेटवे जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसी को आप ये जो है जैसे साउथ इंडिया का जो लार्जेस्ट गेटवे है उसको राजा गोपुरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास फ्रॉम। कह रहा है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी सब्सटेंस का कौन सा क्वांटिटी होता है, तो चेंज यूनिट मास फ्रॉम, तो देखो वो लिक्विड को वेपर में बदलेगा लेकिन विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो ये कह रहा है इसमें विद चेंज ऑफ टेम्परेचर नो, तो विदाउट, लिक्विड तो वेपर में होगा विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये वेपर टू लिक्विड नो, वेपर टू लिक्विड में एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें एक तरह से वो रिलीज होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर था। कह रहा है कि एक वियुक्त यानी कि जो अनअटैच्ड हो, आइसोलेटेड हो, उसमें से कह रहा धन आवेशित चालक गोले के कारण बनने वाली विद्युत रेखाएं कैसी होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मानिए ये पॉजिटिवली चार्ज कोई कंडक्टिव स्फीयर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, एट राइट एंगल तो होगा, एट राइट एंगल टू द कंडक्टिंग सरफेस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर टू द स्फीयर, तो सेंटर से स्फीयर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट 60 वॉट इनकैंडेसेंस बल्ब इन अ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि जो तापदीप्त बल्ब है उसका, तो जो आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो आई निकालना है, तो आई इक्वल टू पावर और बाई वोल्टेज होता है। तो पावर कितना है 60 वॉट है, वोल्टेज आपका 240 है वोल्ट है, तो 0.25 एम्पियर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दीदारगंज यक्षी, तो यक्ष और यक्षिणी का ये आर्ट एंड कल्चर का डायरेक्ट आप देखोगे तो उसमें आपका यक्ष और यक्षिणी का रहता है, तो एक्चुअली ये जो है मौर्यन आर्ट है, लेकिन यक्ष और यक्षी जो है वो जैनिज्म में भी मिलता है,
थोड़ा बुद्धिज्म के टाइम भी बुद्धिज्म में भी मिलता है मेनली, लेकिन जैन और हिंदू में ये ज्यादा है, लेकिन आपका बुद्धिज्म में भी मिलता है। तो लेकिन ये मौर्यन टाइम के हाईली पॉलिश्ड हैं वो, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। कह रहा है कि तो कोई भी चीज हम कैलकुलेट करने लगते हैं तो कुछ चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। मार्केट डिमांड कोई भी गुड का, तो एक चीज ध्यान रखो कि यदि उसका किसी का प्राइस कम होता है तब उसका डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस फॉल्स तो ये तो होगा, फोर होगा, तो ये अभी हमारा हट गया। अब देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, उसकी जगह कोई चीज यूज कर रहे हो, तो किसी चीज का, मान के चलो टी और कॉफी, बेस्ट एग्जांपल कॉफी, यदि कॉफी का प्राइस यानी कि टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग टी की ओर शिफ्ट करने लगेंगे, तो इसका मतलब तो ये सही है। तो फर्स्ट भी सही है और फोर्थ भी सही है, तो अब ये हमारा हट गया। अब सेकंड आपका गलत है, ये तो दोनों में क्योंकि किसी में सेकंड नहीं है। तो प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इंक्रीजेस, कंप्लीमेंट इंक्रीज होगा तो आपका यदि कंप्लीमेंट इंक्रीज होगा तो इसका जो डिमांड है वो कम होगा। क्यों, मान के चलो कि चाय पत्ती और चीनी, तो टी आपका बनाते हो तो चाय पत्ती और चीनी दोनों लगाते हो। अब क्या है कि यदि चाय पत्ती का प्राइस बढ़ गया तो चीनी का डिमांड जो है वो, तो ये नहीं होगा शामिल, ये तो ऐसे भी आपका ऑप्शन से भी कर। द गुड्स इज एन इंफेरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। देखो यदि कोई भी चीज इंफेरियर गुड्स होता है और इनकम कंज्यूमर का बढ़ता है तो आप उसका कंजम्पशन कम कर देते हो, तो थ्री भी नहीं होगा, तो 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि डेंगू वायरस इज नोन टू कॉज लो प्लेटलेट काउंट्स इन ब्लड ऑफ पेशेंट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इनफैक्ट कोविड या जो भी है, कोविड एक टाइम में एक तरह से आया बहुत पीक रूप में, लेकिन डेंगू जो है ये कंटिन्यूअस रूप से बहुत हानिकारक है। लास्ट टाइम आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम, वो प्रॉब्लम बहुत हुआ। सो उसमें प्लेटलेट्स आपका काउंट हो जाता, तो क्या होता है कि ये डेंगू वायरस इज नोन टू कॉज लो प्लेटलेट्स, तो ये इन ब्लड बाय किस लिए कैसे होता, तो इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इन बोन मैरो। यस, जो बोन मैरो में प्लेटलेट प्रोडक्शन होता है तो उसको सप्रेस कर देता है, यानी वो प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो फर्स्ट तो सही है, तो फर्स्ट सही है, तो अभी हमारा एक हटा है। सेकेंड है इन्फेक्टिंग इंडोथेलियल सेल्स, ये इंडोथेलियल कोशिकाओं को संक्रमण कर देता है, तो ये भी आपका सही है, तो सेकेंड भी आपका सही है। सो सेकेंड भी जब सही आपका है तो 1 और 2 वाला, तो ये 1 and 3 आपका हट गया। नेक्स्ट है बाइंडिंग विद प्लेटलेट्स इन इंटेस्टाइन, ये भी सही है, तो आपका डी हो जाएगा। एक्यूमुलेटिंग प्लेटलेट्स इन इंटेस्टाइन, नो ये नहीं होता है, तो 1, 2 and 3 आपका सही है, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो ये 64 योगिनी टेम्पल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन टफ था लेकिन ऑप्शन इस ढंग से सेट किए थे आज के डेट में, अभी जैसे 23 वाले देखो, तो ऑप्शन इतने टफ सेट किए थे, शायद ये उस समय होता तो बहुत मुश्किल होता बनाना, लेकिन एनीवे इस ढंग से ऑप्शन सेट किया था। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप डायनेस्टी, तो ये फैक्चुअल आप जानो कि कच्छप राजवंश के द्वारा ये बनाया गया था 64 योगिनी मुरैना में। इट इज ओनली सर्कुलर, ओनली देखो होता है तो थोड़ा सा ये, अभी जैसे जबलपुर में भी एक टेम्पल है, तो और कुछ कुछ जगह होंगे, तो ये ओनली नहीं, जबलपुर में भी एक है, तो ये आपका गलत हो गया, तो फर्स्ट आपका सही है और सेकंड जो आपका है गलत हो गया, तो सेकंड जहां है वो उसको हटा दो तो आपका बन जाता है। इट वॉज मीन टू प्रमोट वैष्णव, ये वैष्णव नो, ये शैविज्म का था, तो ये आपका गलत हो गया। इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, यस ये भी सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, किसी पार्टिकुलर बायोम है, उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, और यदि कीस्टोन स्पीसीज को वहां से हटा लो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कह रहा नो अदर स्पीसीज वुड बी एबल टू फील इट्स इकोलॉजिकल नीड्स, इट इफ सॉरी इफ होना चाहिए, इफ दे डिसअपियर फ्रॉम द इकोसिस्टम, यस ये सही है, यदि वो हटा लिए जाए तो उनकी जगह जो है वो दूसरा प्रॉपर तरीका से नहीं ले सकता, तो फर्स्ट सही है।
दे आर ऑलवेज द लार्जेस्ट ऑफ मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, नहीं ये ऑलवेज जरूरी नहीं है, तो ओनली वन सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following about एनिमोफिलस प्लांट इज करेक्ट? एनिमोफिलस का यदि मीनिंग जानते हो तो ये आप आंसर बना सकते हो। एनिमोफिलस का मतलब जो होता है एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जो होता है वो एयर से होता है। यदि किसी चीज का पॉलिनेशन एयर से हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें नेक्टर नहीं है, और इस वजह से नेक्टर नहीं है तो वो क्या है, आपके जो ये जो आपके हनी बी हैं, हनी बी, बास, बटरफ्लाई, ये सब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। यानी कि एयर के द्वारा ये आपका जो इनका पॉलिनेशन होता है, तो नेक्टर इसमें नहीं होता है, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो नेक्टर होता तो अदर ऑर्गेनिजम्स आते, बीज, बास और बटरफ्लाई आते, नेक्टर नहीं है इस वजह से ये नहीं, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ अ स्पीसीज रिचनेस इज मैक्सिमम इन। अब ये देखो इसमें एक कहा कि नेचुरल ग्रासलैंड, सेमी नेचुरल ग्रासलैंड, आर्टिफिशियल ग्रासलैंड और वेल मेंटेन्ड एंड वाटर्ड ग्रासलैंड। अब ये देखो वेल मेंटेन्ड का मतलब है कि वहां आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, आर्टिफिशियल है बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, सेमी नेचुरल है तो नेचुरल में सबसे ज्यादा पाया जाएगा डाइवर्सिटी। हमेशा ध्यान रखो जो नेचुरल प्राकृतिक रूप में है उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाया जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हड़प्पन सभ्यता सिविलाइजेशन है उसके मुहर किस चीज से बने होते थे? तो अगेट यानी कि सुलेमानी पत्थर, एक सुलेमानी पत्थर कीमती पत्थर टाइप का होता था। ये जो आपका है फेंस, तो फेंस का मतलब सेरामिक पदार्थ जो होता है तो उसके भी होते थे, आइवरी हाथी दांत के भी होते और कॉपर के भी, तो ये चारों के होते थे। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द अमाउंट ऑफ सन एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट्स। सन से एनर्जी बहुत ज्यादा आता है, रेगुलर रूप से आता रहता है, लेकिन जो आपका प्लांट्स हैं वो सारे एनर्जी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के में ये एडेप्टेबल नहीं होते हैं। तो जो प्लांट्स हैं जनरली 1 to 2% होता है, ठीक है 1 to 2% है, लेकिन कुछ आपका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है 1 to 3%, तो जनरली 1 to 2% होता है, लेकिन कुछ में थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, तो 1 to 3%, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी और इंटू 100। तो कह रहा इट कैन बी यूज टू ट्रैक द मंथली चेंज इन इन्फ्लेशन। नो, इन्फ्लेशन के लिए नहीं होता पार्टिकुलरली। देखो जो जीडीपी होता है उसमें सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, इन्फ्लेशन में हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन एक बास्केट का होता है कि लिमिटेड, जैसे इसी वजह से तो इन्फ्लेशन होता है वो उसमें से कुछ आइटम जो हैं आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में है, कुछ आइटम जो हैं जो आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में है, और कुछ आइटम जो है बियॉन्ड आपके इन्फ्लेशन बास्केट में है। तो ये नहीं होगा, और ये मंथली नहीं, ये जनरली ईयरली हम लेते हैं, ईयरली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट। नो, इंपोर्ट से कोई मतलब नहीं, जीडीपी जो हमारे यहाँ अपने कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लेते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फाउंड नियर सबमरीन वोल्केनिक वेंट। तो जहां जो मेराइन जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पे जो निकलते हैं, तो कह रहा है कि उसमें जो ये आपका केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक का एक तरह से मतलब ये है कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना फूड खुद एक तरह से तैयार करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो सपोज नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा, तो यहाँ जो दिया हुआ मैटर है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको जो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखते हो कि सल्फर वगैरह भी निकलता है जो आपका
ये वोल्कानिक इवेंट से, तो वो उसे कंज्यूम करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि ब्रिटिश ने जो एजुकेशन पॉलिसी अपनाया उसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कह रहा, हंटर कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्कूल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नो, ये जो टेक्निकल एजुकेशन का सो आपका रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये इसको वुड्स डिस्पैच ने किया था, वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट है, वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेड एंट्री ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन द एजुकेशन। नो, इसको हंटर ने किया था। तो दोनों इंटरचेंज है, हंटर कमीशन, तो दोनों जब इंटरचेंज है तो दोनों गलत है। तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपका मैथ का क्वेश्चन है, क्वांट का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका एक कंसर्ट है, यानी एक संगीत कार्यक्रम है, उसमें 40% ऑफ द टोटल ऑडियंस वाज एज लेस देन 20, यानी 40% जो है वो लेस देन आपके 20 है। अब ऑडियंस अबव द एज ऑफ 20 वाज 2/5 ऑफ द ऑडियंस whose age was exactly, ये कह रहा है कि ऑडियंस above the age of 20 was 2/5 of audience whose age was exactly 20 years। तो पहले आपको एक निकालना होगा, फिर दूसरा। if the number of audience numbers who were aged exactly 20 years was 435, how many members were there। देखो exactly 20 जो है वो क्या है, 435 है। तो जो आपके ऑडियंस 20 से एबव जो है, 20 प्लस वाले कितने हो जाएंगे, 430 का 2/5, तो 2/5 इंटू 435, तो ये आप इसको करोगे तो 174 आपका आ गया। अब तो एटलीस्ट जिनका 20 है, तो एग्जैक्ट 20 वाला 435 है, और जो 20 प्लस वाले हैं 174, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो कितने आपके आ जाएंगे, 609। अब 609 जो है वो कितना है, 60% है, क्योंकि 40% तो आपका 20 से कम है, तो ये 60% है, तो 100% क्या हो गया, यानी कि 60% इक्वल टू 609। तो 100% क्या हो जाएगा, 100 आपका जो ये हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 609 बाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। तो ये आप इसको यदि सोल्व करोगे, तो ये जब सोल्व करोगे तो कितने आपके आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे 1015। तो ये 1015 जो है उसके आंसर आ जाएंगे। तो ये आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। The number of select the number is a number is selected at random from the first 30 natural numbers. What is the probability that it is either a multiple of 7 or 15? तो कह रहा है कि नंबर को भी सिलेक्ट किया गया है रैंडम, तो टोटल जो नंबर क्या है वो 30 है। अब जो आइदर वो 7 का मल्टीपल है, और तो 7 का मल्टीपल 7, 14, 28, 20, 21, 28, 15 का 15, और ये 30, तो इतना हो सकता। तो टोटल 6 है, तो 6/30, तो 6/30 इक्वल टू 1/5, तो 6/30 जो है 1/5 आपका हो जाएगा। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। करा कि 4 डिजिट के जो ऑड नंबर कितने होंगे यूजिंग 8 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट जो आपका 8 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब वो ऑड होना चाहिए। तो देखो ऑड जब होगा तो लास्ट के डिजिट में आप 4 रख सकते हो, 4 में यानी 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। तो 1 3 5 7, तो यहाँ 4, और बाकी में तो रिपीट कर सकते हो। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आपके आ जाएंगे, 2048। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Out of the shirts produced in a factory, 15% are defective.
while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for export, then number of shirts produced. तो दो तरीका है, एक तो इसको रिवर्स में चलो, तो ये 8840 कितना है आपका 80% है, तो आप 100% निकाल लोगे, फिर वो 100% जब निकलेगा तो वो 85% होगा टोटल का, तो फिर आप उस आधार पे 100 निकाल सकते हो, या आप इस ढंग से भी इसको कर सकते हो कि 0.85 x मान ले जाए और इंटू 0.8 इक्वल टू ये करोगे तो 8840, अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 13,000 आ जाएगा। तो या तो रिवर्स में चलो या इस ढंग से, तो दोनों करोगे तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, पूजा स्टार्टेड वर्किंग 3 years ago, her starting salary was half of Sweta's salary then। तो एक तरह से each year since then पूजा एंड श्वेता, एक तरह से कह सकते हो कि पूजा और श्वेता दोनों जो है वो 3 साल पहले ही स्टार्ट किए। तो कह रहा है कि एवरी ईयर सिंस देन पूजा एंड श्वेता हैव रिसीव्ड अ रिस्पेक्टिव इंक्रीमेंट ऑफ 20% एंड 15% ऑन देयर सैलरी। व्हाट परसेंटेज ऑफ श्वेता's करेंट सैलरी इज पूजा's करेंट सैलरी। तो कह रहा कि मान के चलो कि पूजा का आप 100 मान लो और श्वेता का आप मान लो 200, क्योंकि उनका श्वेता का दुगना था। तो अब ये 3 years पहले है, तो 3 years पहले है, तो अब वर्तमान में कितना होगा 100 इंटू 1.2 टू द पावर 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 172.8। अब इसका है 200 इंटू 1.15 टू द पावर 3, तो ये आपका 200 ये मल्टीप्लाई टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 304.2। अब ये कह रहा है कि अभी श्वेता का सैलरी जो, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्वेता करेंट सैलरी इज पूजा, तो पूजा का सैलरी 72.8 डिवाइडेड बाय 304.2 इंटू 100 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 56.69। अब देखो 56.69 किसके क्लोज है, 56 के या 57 के, तो 57 के क्लोज है, तो ये आपका 57% हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका है राइट आपका ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स में। तो ये वुमेन आर मोस्ट वल्नरेबल ड्यूरिंग अनरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी जैसे मणिपुर क्राइसिस वगैरह में देखो तो वीमेंस के साथ जो भी है रेप, मोलेस्टेशन, न्यूड परेड कराया गया और बहुत सारी जो, तो ये ऑलवेज होता है। मतलब आप इतिहास को पलट करके देख लो तो महिलाएं जो सबसे ज्यादा ये उसकी विक्टिम होती हैं, तो इसके संबंध में आपको लिखना है। नेक्स्ट है अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर्स ग्रेट पैशंस एंड केयर। तो ये भी एक जो बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो इन दोनों पे आपको लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।